पहले के टाइम पे ना लोग रिंग में जाते थे, आपने हर्षद मेहता में देखा होगा। अभी तो यार मेरे पास एनएससी है, अगर मैं इसको ही हटा दूं तो रिलायंस को कहां ट्रेड करूंगा। अभी तो एनएससी पे कर पा रहा हूं यार। हम लोग ना डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं जा रहे हैं हर्षद मेहता के टाइम की तरह, बट हमें ब्रोकर्स कनेक्ट कर रहे हैं। किससे? एक्सचेंजेस से। बाय और सेल वहीं तो जाके करेंगे। आगे चलने से पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को समझना जरूरी है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग शेयर्स को, ईटीएफ्स को ट्रेड कर सकते हैं। बैनियन ट्री के नीचे कहानी शुरू हुई थी और वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक टाइम पे बन गया। सोचिए, आपने गाड़ी तो ले ली है, बट आपके घर के आसपास रोड ही नहीं है, सब कुछ सी है, सब कुछ ओशन ही है आपके घर के आसपास, तो गाड़ी चलाने कहां जाओगे? इसी तरह से अगर एक्सचेंजेस नहीं होते ना, तो हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए कहां जाते? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सचेंजेस के बारे में बताने वाला हूं। क्या रोल प्ले करती हैं एक्सचेंजेस, साथ ही साथ कितने टाइप के एक्सचेंजेस होते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए गाइस टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक्सचेंजेस करते क्या है। देखिए गाइस, एक्सचेंज एक प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं आपस में। दोनों आपस में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। सिंपल सी बात है। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे ना लोग रिंग में जाते थे, आपने हर्षद मेहता में देखा होगा। वहां पे लोग रिंग में जाते थे, वहां जाके ट्रेड करते थे। अब यही फैसिलिटी हम लोग घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी आ चुकी है कि हम लोग घर बैठे बैठे ट्रेड कर पा रहे हैं आज के टाइम पे। बट पहले के टाइम पे जो भी आपके बड़े बूढ़े हैं ना, वो लोग रिंग में जाके ट्रेड करते थे। अब थोड़ा सा प्रोसेस समझिए, ये एक्सचेंजेस काम कैसे करते हैं। देखिए, एक्सचेंजेस का काम है बायर को सेलर से मिलाना, सेलर को बायर से मिलाना। अब एक्सचेंजेस तो हम लोग डायरेक्टली जाते नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग डायरेक्टली एनएससी जा रहे हैं, बीएससी जा रहे हैं। हम लोग तो घर बैठे बैठे कर रहे हैं ना। तो बीच में ना किसी को आना पड़ा। वो कौन आया बीच में? वो आया हमारा ब्रोकर, जिसने हमें फैसिलिटी दी कि हम लोग एक्सचेंजेस से कनेक्ट हो पाए। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ग्रो है, जैसे कि धन है, तो ये कुछ ब्रोकर्स हैं जिन्होंने हमें फैसिलिटी दी हुई है कि हम लोग डायरेक्टली घर बैठे बैठे एक्सचेंजेस से कनेक्ट हो जाए। तो चलिए, एक्सचेंजेस के बारे में आप लोगों को तो समझ आ चुका है। बात करेंगे, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस के बारे में। देखिए गाइस, टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस समझने से पहले ना आपको मार्केट के सेगमेंट्स को समझना होगा कि मार्केट कितने सेगमेंट्स में चलता है। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए गाइस, मैं मार्केट को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं अभी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कमोडिटीज मार्केट के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे करेंसी के बारे में। बेसिकली जितने भी टाइप की मार्केट है ना, सबके लिए अलग अलग एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है जो एनएससी है वो आपको स्टॉक्स भी दे, कमोडिटीज भी दे, करेंसी भी दे, उसके बाद वो आपको क्रिप्टो भी दे दे, फॉरेक्स भी दे दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक पॉइंट के लिए, हर एक सेगमेंट के लिए डिफरेंट एक्सचेंजेस अवेलेबल है हमारे पास। देखिए गाइस, जब हम लोग ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसका मतलब हम लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं? बेसिकली हम लोग स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंडाइसेस को ट्रेड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं जैसे आईटीसी का, एचडीएफसी बैंक का। उसके बाद इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। तो इनको स्टॉक एक्सचेंजेस कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बने रहना वीडियो के अंदर आप लोग। देन हम लोग बात करते हैं कमोडिटीज के बारे में। देखिए गाइस, अब जो कमोडिटीज है ना, इसके लिए एक अलग से एक्सचेंज है जिसके ऊपर कमोडिटीज ट्रेड करी जाती है, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, क्रूड ऑयल। ठीक है, ये सारे के सारे कमोडिटीज हैं। देन आते हैं हमारे पास करेंसी। करेंसी जैसे कि आपका यूएसडी आईएनआर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका यूरो आईएनआर हो गया, जेपीवाई आईएनआर हो गया। तो इस तरह की करेंसीज हम ट्रेड कर सकते थे, बट आज के टाइम पे ये फैसिलिटी रिटेलर्स के पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ब्रोकर्स ही प्रोवाइड नहीं करवाते। अब अगर आपको करेंसी में ट्रेड करना है, कैसे कर सकते हो अभी आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। देन आईएनआर बेस्ड करेंसीज ही अवेलेबल है इंडिया के अंदर। अगर आपको इंडिया के अंदर कहीं भी कोट करेंसी आईएनआर के अलावा कुछ भी दिखे, वहां पे हम लोग उसको अवॉइड करेंगे सिंपली। ठीक है, कोट करेंसी का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं।
जो आगे वाली होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी। देन जो पीछे वाली होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोट करेंसी। तो जो कोट करेंसी है ना, वो हम लोग सिर्फ आईएनआर में ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग आईएनआर के बाहर कहीं भी जाते हैं, वो रेगुलेटेड नहीं है, उसके ऊपर आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए गाइस, आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस में। सबसे पहला एक्सचेंज है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। देखिए गाइस, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, ईटीएफ्स को ट्रेड कर सकते हैं, इंडाइसेस को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग आगे चल के। देखिए गाइस, इंडिया में ना हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट अभी एक स्टॉक एक्सचेंज ना नया उभरता हुआ आ रहा है तो काफी टाइम से, बट अभी धीरे धीरे मार्केट में उसका नाम बनना स्टार्ट हुआ है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए एनएससी को। एनएससी जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। एनएससी कब एस्टैब्लिश हुआ? 1992 के अंदर एनएससी की नींव रखी गई, एनएससी को एस्टैब्लिश किया गया। जी हां, ये तब का ही टाइम है जब हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था। देन इंडियाज लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। देखिएगा इस, अगर एनएससी की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम। किसके टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स में। इसका जो की इंडेक्स है जिसको सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो है निफ्टी 50। और इसके ऊपर आप क्या ट्रेड कर सकते हो? स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ ईटीएफ्स भी अवेलेबल है आपकी इन्वेस्टिंग के लिए। सो ये तो है आपके पास एनएससी। अब सेकेंड एक्सचेंज आपके पास आता है बीएससी, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कमेंट करके बता दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से स्टेट के अंदर है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन से स्टेट के अंदर है? चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ 1875 में। अब ये जो है एशिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एशिया में जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ओल्डेस्ट भी। सबसे पहले एशिया में यही वाला स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था। चलिए, इसके बाद बात करेंगे की इंडेक्स के बारे में, जिसको हम लोग सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स के अंदर ना 30 स्टॉक्स आते हैं जिनको हम लोग ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम से जानते हैं, और निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स आते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्या ट्रेड कर सकते हो आप? यहाँ पे स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद एफएनओ को कर सकते हो, ईटीएफ में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट ये रिकमेंड किया जाता है, जितने भी आप एनालिस्ट देखोगे या फिर आप जितने भी ट्रेडर्स देखोगे, यहां पे अट्रैक्टेड ज्यादा रहते हैं एनएससी की तरफ। बेसिकली बीएससी के अंदर ना अभी इतना वॉल्यूम नहीं है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी के ऊपर है, वो आपको एनएससी पे नहीं मिलेंगे। बट रिकमेंड ये किया जाता है कि हम लोग फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एनएससी के ऊपर। बात करते हैं गाइस, एक एक्सचेंज और उभर के आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एमएससी, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। सो अभी लोग इसको ना अपना नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? यहां पे वॉल्यूम नहीं है। अभी तक यार बीएससी पे हम लोग डायरेक्टली ट्रेड करने में डरते हैं। यहां पे सेंसेक्स में तो अभी हाल फिलहाल पिछले 2 सालों में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है ठीक से। उससे पहले तो कोई करने को भी नहीं सोचता था जब सेंसेक्स में आए थे फ्यूचर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट। बट अभी अगर पिछले 2 साल से बात करूं तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम देखने को मिला है उसके अंदर। बट सिर्फ सेंसेक्स के अलावा और कुछ भी ऐसा सेगमेंट मेरे को दिखता नहीं है बीएससी के ऊपर जिसमें लोग एक्टिवली ट्रेड करने को देखें। बीएससी डेफिनेटली उभर के आ रहा है, बट बहुत टाइम लगेगा। अभी इंफ्रा बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करूं एनएससी के बारे में, तो ये ट्रेडर की फर्स्ट चॉइस है। आपके घर में भी अगर आपके कोई बड़े बूढ़े ट्रेड करते थे तो कहीं ना कहीं वो एनएससी से ज्यादा जुड़े हुए होंगे। अगर मैं बात करूं एफएनओ के टाइम के आने से पहले या एफएनओ टाइम के आने के बाद, कहीं ना कहीं वो एनएससी से ज्यादा जुड़े होंगे। चलिए बात करते हैं अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट है हमारा कमोडिटी का। सो कमोडिटी एक्सचेंजेस के बारे में बात करेंगे। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, लेट से आपका क्रूड ऑयल हो गया, कुछ इनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर। ये कुछ कमोडिटीज है जो हमारी जरूरत का सामान है। ठीक है, लेट से क्रूड ऑयल के बिना हम लोग
कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, पूरी दुनिया ठप हो जाती है क्रूड ऑयल के बिना। वहीं अगर बात करूं गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, ठीक है, कुछ प्रीशियस मेटल्स हैं आपके। वहीं अगर मैं आगे चल के बात करता हूं आपके क्रूड ऑयल के बारे में, हमारी बात हो चुकी है। नेचुरल गैस के बारे में, आपके घर में गैस चाहिए होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस है। फिर कॉपर एक काफ़ी अच्छा एलिमेंट आज के टाइम पे उभर के आ रहा है, और कॉपर की वैल्यू अभी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी बढ़ रही है कॉपर की वैल्यू। सो कॉपर के भी फंडामेंटल्स हैं कुछ जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, और कुछ टेक्निकल पार्ट भी है जिसकी वजह से कॉपर स्ट्रांग हो रहा है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, बात करेंगे इनके बारे में, कमोडिटी एक्सचेंजेस के बारे में। देखो गाइस, कमोडिटी को ना अभी आप दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला होता है नॉन एग्री, सेकंड होता है एग्री कमोडिटीज। तो बेसिकली जितनी भी नॉन एग्री कमोडिटीज है ना, नॉन एग्री मींस जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी नहीं हुई, जो कि एग्रीकल्चर से हटके है, उनके लिए एमसीएक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है इंडिया में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए। एग्जाम्पल के लिए इंडियाज लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, सारे के सारे क्या है, नॉन एग्री कमोडिटीज है। इनके लिए अगर मैं बात करूं, एनर्जी के लिए, मेटल्स के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं एक एग्री सेगमेंट की, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, उनके लिए अलग से एक्सचेंज है जिसके ऊपर हमें वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलता है, दैट इज एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। अब ये फोकस करता है किसके ऊपर, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के ऊपर फोकस करता है। एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, चना हो गया, वीट हो गया, कुछ इनकी भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अगर आप यूएस जाओगे वहां पे आपको वीट की ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी, ठीक है, जवार, राइस, मिलेट्स, इन सब की ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। बट इंडिया में थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड, चना, वीट, इनकी कुछ ट्रेडिंग होती हुई दिखती है हमें इंडिया के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले सेगमेंट के बारे में, दैट इज करेंसी। सो देखिएगा, इस करेंसी को ना थोड़ा सा समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। एनएससी, बीएससी, एमएससी, ये तीन एक्सचेंजेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर करेंसी ट्रेडिंग कर सकते थे, बट आरबीआई एक रेगुलेशन लेके आया था। बेसिकली जो हम लोग है ना, रिटेलर्स हैं, हम लोग करेंसी को एज अ स्पेक्यूलेशन लेके ट्रेड कर रहे थे। बट आरबीआई का कहना है कि करेंसी स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं है, मतलब गैम्बलिंग के लिए नहीं है यार, कि अभी इसका प्राइस ऊपर गया, अभी इसका प्राइस नीचे गया। बेसिकली ये एक हेज के लिए प्रोडक्ट है, मतलब आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट बनाया हुआ है, बट उसका यूज तो गैम्बलिंग के लिए हो रहा है, स्पेक्यूलेशन के लिए हो रहा है। तो इसलिए रिटेलर्स के लिए कहीं ना कहीं करेंसी ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया गया है। बेसिकली स्टॉप तो नहीं है, एज अ हेज आप उसको यूज कर सकते हो, बट ब्रोकर्स ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब ये फैसिलिटी किसके पास रहेगी, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, कुछ करेंसी ट्रेडिंग का यूज करते हुए दिखते हैं, बस उनको हेज करनी है अपनी पोजीशंस, इसलिए वो यूज कर रहे हैं, कोई स्पेक्यूलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब एग्जांपल के लिए आपका यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जीपीवाई आईएनआर, इन चारों के अंदर ही हम लोग इंडिया में ट्रेड कर सकते थे, इन चारों के बाहर नहीं कर सकते थे, ना ही आज के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। तो गाइस इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग मल्टीफाई के साथ जुड़ जाइए। कौन से पॉइंट पे बाय करना है, कौन से पॉइंट पे सेल करना है, ये इतना इजी नहीं होता जितना इजीली आपको मल्टीफाई बता देता है। आपके पास क्या है, सिंपली एक एप्लीकेशन है, जाके आप देखो इस पॉइंट पे बाय, इस पॉइंट पे सेल, बस आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है उसको, और इमोशंस को दूर रखना, क्योंकि एनालिसिस तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आप चाहो तो जाके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उठा लो, और अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कोई और प्रोवाइडर दे रहा हो तो आप फ्री में सब्सक्रिप्शन ले लेना हमसे। चलिए गाइस, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा देख लीजिए, और अगर आपने शो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।